इज़हारे दिल, इस कलम निदा हुसैन, किस्त नंबर 45। भाई ये सब क्या था परी के साथ? हुरैन इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। डॉक्टर के जाने के बाद हुरैन सीधी शामिर से इसके रवैये की बाबत पूछने आई, जो परीक्षे के नज़दीक ही सर थामे बैठा हुआ था। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि वो अपने हाथों ही परीक्षे को खुद से दूर कर देता और फिर मिलाल में घिर जाता। मैं भी अकेला छोड़ दूँ भाई आपको? और कितना अकेलापन चाहते हैं आप? शामिर की शिद्दतगिरी से सुर्ख आँखें हुरैन को अफ़सोस में मुब्तला कर गईं। काफ़ी देर से मिनाल की कॉल आ रही है, तुम उठा लो। परीक्षे के मोबाइल पर एक बार फिर से होती बेल पर हुरैन से कहता शामिर परीक्षे के सफ़ेद पड़े चेहरे पर हाथ फेरा जो अदन की मौजूदगी में खिला रहता था। हेलो मिनाल, मैं परी आपी प्लीज़ मेरी मम्मा की हेल्प करें, वो गंदे अंकल मेरी मम्मा को गोली मार देंगे। हुरैन जो मिनाल को कुछ देर बाद फ़ोन करने का बोलने ही वाली थी, राफ़े की रोती हुई आवाज़ और इसकी बात से परेशान हो गई। राफ़े बेटा क्या हुआ है? कहाँ हुआ आप? और अली कहाँ है? हुरैन ने एकदम से चीखने पर शामिर ने उससे फ़ोन थामा। शामिर भाई प्लीज़ मम्मा को बचाएँ, वो ज़बरदस्ती मुझे और मम्मा को ले आए हैं। इन अंकल के पास गन भी है, वो मेरी मम्मा को मार देंगे। राफ़े तेज़-तेज़ बोलता आखिर में रो पड़ा। आप हो कहाँ पे? मुझे बताओ, मैं आता हूँ। शामिर ने मामले की नौयत को समझते हाथ के इशारे से हुरैन से पैगाम को कॉल करने का कहा और खुद राफ़े से बात करता अपने इंस्पेक्टर दोस्त का नंबर मिलाने लगा। मैं गाड़ी के नीचे छुपा हूँ, वो गंदे अंकल मुझे मार हेलो राफ़े। इससे पहले कि राफ़े कुछ और बताता फ़ोन ही बंद हो गया। भाई ये सब हुरैन मेरी बात सुनो, अभी इस बारे में परी से कुछ मत बताना, मैं आकर खुद बता दूँगा। शामिर हुरैन को ताकीद करता तेज़ी से बाहर निकला। मैंने जब पहली बार तुम्हें आमना बेग के साथ देखा था तो तभी तुम पे दिल हार बैठा था, पर तुम इस अली के ख्वाबों में गुम थी। वकास मिनाल को ज़बरदस्ती अपने पास बिठाए अपनी शिद्दतों की दास्तान सुनाने में लगा हुआ था। वकास मुझे जाने दो, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे। तुम मेरे बाबा को अभी जानते नहीं हो। मिनाल दिल में अपने रब से इल्तिजा करती खौफज़दा हो रही थी। ना जाने राफ़े को इसके मुलाजिम ने छोड़ दिया था या फिर ये सोच आते ही मिनाल ने झुरझुरी ली। हाँ हाँ हाँ, इस बुड्ढे को मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। वो बेचारा तो सारी ज़िंदगी अपनों के करतूतों पे पर्दा ही डालता रहा है। मिनाल के खुर्रम बेग के नाम से डराने पर वकास कहका लगाकर हंस पड़ा। पहले तुम्हारे बाप के करतूतों पर जिसने तुम्हारी माँ को हासिल करने की खातिर अरमान शाह को मार दिया था और फिर तुम्हारी माँ पे पर जिसने नफरत में आकर अरमान शाह की बीवी को ही मार दिया। वकास हंसते हुए मिनाल के परखचे उड़ा रहा था। बकवास कर रहे हो तुम, ये सब झूठ है। मिनाल का लहजे में कपकपाहट इसकी कमजोरी को जाहिर कर रही थी। हाँ हाँ, तुम्हारी माँ ने खुद मेरे सामने इतराफ़ किया था। वकास ने अपनी बात पर मोहर लगानी चाहिए। तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम होगा कि तुम्हारी माँ इस टाइम कहाँ पर है। क्या हुआ, तुम्हारे जान से प्यारे बाबा जान और महबूब शोर ने कुछ नहीं बताया? मिनाल का चेहरा साफ बता रहा था कि वो इस सबसे अनजान है। तुम्हारी माँ ने खुर्रम बेग से तलाक ले ली है और वो तुम्हारे मामू के पास नहीं बल्कि अपने नए चाहने वाले के साथ इसके फार्म था। वकास का पहला ही वार काफ़ी था कि दूसरे वार ने मिनाल को बिलबिलाने पर मजबूर कर दिया। खाने के लवाज़मात से भरी टेबल से काँच का बाउल उसके सर पर मारती मिनाल सरपट ऊपर की तरफ भागी। उल्लू की पट्टी। वकास अपने फटे सर को हाथ से थामता फहश बकना शुरू हो गया। या अल्लाह मुझे इस दरिंदे से बचा, मेरी इज़्ज़त लुटने से पहले मुझे मौत दे दे। या रब, मैं अपने शोहर और बाप के सामने ज़िल्लत में गिरा हुआ नहीं जाना चाहती। ऊपर के पोर्शन में बने एक कमरे में खुद को बंद करती मिनाल किसी तरह की मदद ढूँढने लगी। मगर जब कुछ ना मिला तो रोते हुए अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगी। कहाँ जा रही है? हाँ, तुझे क्या लगा मैं तुझे इतनी आसानी से मरने दूँगा? दरवाज़े को बुरी तरह धक्के से हिलता देख मिनाल को कमरे से मुल्का टेरेस से कूदने के अलावा और कोई रास्ता ना सूझा, पर जैसे ही वो टेरेस तक पहुँची वकास ने उसे जा लिया। छोड़ो मुझे, चटाख! वकास के लगातार थप्पड़ों से मिनाल बेदम सी हो गई। इतनी आसान मौत नहीं दूँगा, मरेगी तो ज़रूर पर ज़िल्लत में गिरकर। मिनाल को बालों से खींचते वकास मिनाल को कमरे में ले आया। फटा होठ और सूजा चेहरा अपने हाथ में लेते वकास गरूर से बोला, जैसे मिनाल की ज़िंदगी की डोर उसके हाथ में हो। तेरे साथ तो तेरा आशिक भी मरेगा, दुनिया के सामने तेरी रुसवाई देखकर। मिनाल की बंद होती आंखों में अपनों का चेहरा और जुबान पर अपने परवरदिगार से सिर्फ एक इज्जत की भीख थी। इंस्पेक्टर, मैं कह रहा हूँ ना, मालिक घर पर नहीं है। हम इनकी इजाज़त के बिना तुम्हें घर में घुसने नहीं दे सकते। राफ़े की कॉल सुनते साथ ही शामिर ने इंस्पेक्टर फराज को सारी बात बताते मिनाल का नंबर ट्रेस करवाया ताकि वो जल्द से जल्द वकास नामी शख्स तक पहुंच सके। पर जो एड्रेस उन्हें ट्रेसिंग के जरिए मालूम हुआ वो घर तो बाहर से ही लॉक था और एक बूढ़ा मुलाजिम पुलिस की वर्दी में खड़े सिपाहियों को देखता उन्हें सालों से घर बंद होने की कहानी सुना रहा था। इंस्पेक्टर, आप इनसे कहें कि हमें सिर्फ अपनी तसल्ली करने के लिए अंदर जाकर देखने दें। फरखाम की इत्तला पर लोकेशन पर पहुंचते अली ने बेबसी से इंस्पेक्टर को कहा, जो खामोशी से घर का जायजा ले रहा था। घर का उजाड़ लॉन और ज़मीन पर गिरे गर्द जमी गर्द यहाँ किसी की मौजूदगी का पता नहीं दे रही थी। ओ बाबू, तुझे समझ नहीं आई? हम इजाज़त नहीं दे सकते अंदर जाने की, अब निकलो यहाँ से। मुलाजिम का अंदाज शामिर को चौंका गया। अपने दोस्त को इशारे से मना करता घर की पिछली जानिब बनी झाड़ियों पर गौर करता मिनाल का नंबर एक बार फिर से मिलाने लगा जो ऑफ जा रहा था। खुर्शीद, पहले घर की पिछली जानिब तलाशी लो और खिड़कियों को खोलने की कोशिश करो, बाकी मैं इस घर के मालिक जब कभी वो आया को खुद संभाल लूंगा। पुलिस को हरकत में देख मुलाजिम के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। ये लो इंस्पेक्टर, पहले अपने बाप से बात करो, फिर अंदर की तलाशी शौक से लेना। सर्वेंट क्वार्टर्स से निकलते वकास के खास मुलाजिम ने हाथ में थामा मोबाइल अब चेहरे
चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट लिए फराज के सामने किया। अब बता किससे बात करवाएगा? फराज के आगे बढ़ने से पहले ही शामिर ने मोबाइल को ज़मीन पर पटकते 2 टोटे कर दिए। क्वार्टर से निकले मुलाजिम की बात से शाको शक यकीन में बदल गया था। पापा, राफ़े की आवाज़ पर सबने झाड़ियों की तरफ देखा जिसको गिराते वकास के आदमी राफ़े की कनपटी पर बंदूक की नाल रखते सामने आ गए। राफ़े, छोड़ो मेरे बेटे को। राफ़े को ज़ख्मी देख अली तड़पते इसकी तरफ बढ़ा मगर फरहान ने इसे पकड़ लिया। कहीं अगर उन्होंने गोली चला दी तो? हा हा हा, इंस्पेक्टर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने आदमियों को ले और यहाँ से चलता बन। ये बच्चा अपनी माँ के साथ आ जाएगा। जब मालिक का दिल था इस बंदे की बकवास पर, जहाँ अली ने उस पर हमला किया वहीं शामिर और सरफराज की बंदूक से निकली गोली ने इसके 2 बंदों को मौके पे ही मौत के घाट उतार दिया। अब बोल बच्चे को छोड़ेगा या अगली गोली तेरे भेजे में उतारूँ? अली को पीछे करते फराज ने इस बंदे को गर्दन से दबोचा जिसके इशारा करते ही सबने बंदूक ज़मीन पर रख दी। पापा, मम्मा अंदर, राफ़े अली से कहता अंदर की ओर भागा। मीनाल की चीखों की आवाज़ पर अली अंधाधुंध ऊपर की तरफ भागा लेकिन दरवाजे को खोलते साथ अली को जो मंज़र देखने को मिला वो इसका खून खौला गया। मीनाल का दुपट्टा बेड से नीचे गिरा हुआ था और वकास मीनाल को बेड पर घसीटते अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश में था। पर मीनाल अपने हाथ और पाँव का इस्तेमाल करते अपनी इज़्ज़त को बचाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। घटिया इंसान, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मीनाल को हाथ लगाने की? दरवाजे की धार पर मुड़ता वकास अली को अपने सामने देख एकदम से बदहवास होता बेड से उतरा, पर इसके भागने से पहले ही अली इस पर झपट पड़ा। मम्मा, मीनाल का दुपट्टा उठाते राफ़े नम आँखों से उसे देख रहा था। मम्मा आप ठीक हो? अपने बेटे और अली के सामने इस हाल में आना मीनाल को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ रहा था। दुपट्टे में अपने फटे हुए लिबास को छुपाती राफ़े के पूछने पर इसको अपनी गोद में भीज गई, जो माँ की ऐसी हालत पर खौफज़दा नज़रों से उसे देख रहा था। अली छोड़ो, कानून को अपने हाथ में मत लो, बाकी सबको पहुँचने में सिर्फ चंद ही सेकंड लगे होंगे, मगर तब तक अली ने वकास का मुँह लहूलुहान कर दिया था। तुम और तुम्हारा कानून इस जैसे घटिया इंसान की जेब में होते हैं और तुम्हारा कानून इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इंस्पेक्टर की मदाखलत पर अली उसे हकीकत का आईना दिखाता अपना आप छुड़ाने लगा। इसका बस नहीं चल रहा था वो वकास को जिंदा ज़मीन में गाड़ दे। अली पागल हो गया है, तू मेरी बात सुन। फरगाम ने बड़ी मुश्किलों से अली को काबू किया जिस पर एक जुनून सवार था। हाँ हाँ हाँ, ये सही कह रहा है इंस्पेक्टर, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अली को रोकने के चक्कर में सब वकास को नज़रअंदाज कर गए, जिसने मौके का फ़ायदा उठाते अपने कबर्ड से गन निकालकर अली के सामने लहराई। वकास, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। इंस्पेक्टर के कहते साथ ही सारे पुलिस वालों ने अपनी गन का रुख वकास की तरफ कर दिया, जो अली को खूनख्वार निगाहों से देख रहा था। जो चीज़ मैं हासिल ना कर पाऊँ उसे तोड़ देता हूँ था। वकास ने अली की दाएं साइड पर खौफ से कपकपाती मीनाल की तरफ गन को मोड़ते फायर किया। एक नस्वानी चीख के साथ ही कमरा गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा और वो इंसान जिसे अपनी पावर पर बड़ा गुरूर था खून में नहाया एक पल में अपने गुरूर में पाश पाश हो गया। भाई शाह, शामिर जो मीनाल को बचाने आखिरी लम्हे पर इसके सामने ढाल बन गया था, सीने पर हाथ रखते फरगाम के बाजू में गिरता चला गया। या मेरे मालिक, तेरे इस गुनहगार बंदे की जान इन अनजाने बंदे की जाने अनजाने में की गई सारी गलतियाँ माफ़ कर दे। मेरे मालिक, तू बड़ा गफूर रहीम है। मैं नहीं जानता तूने मुझे ज़िंदगी देनी है या मौत, पर सब तेरे मामलात हैं और तू सबसे बेहतर इनको चलाने वाला है। मैं तुझसे अपनी ज़िंदगी नहीं बल्कि अपने पीछे रह जाने वालों के लिए सब्र और तहम्मुल माँगता हूँ। या मेरे रब, मेरे अपनों को बेआसरा मत छोड़ना। या रहमान, तुझे अपनी रहमी का वास्ता मेरे साथ रहम वाला मामला फरमाना। दानियाल जाए नमाज़ पर बैठा अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी का तलबगार था। भैय्यो, हमें आधा घंटा पहले ऑपरेशन थिएटर पहुँचना है, चलें। अपने भाई के मुँह से इस नाज़ुक वक़्त में भी खुद के बजाय अपनों के लिए सब्र और हौसला मांगना अयान की आंखों को नम कर गया। अयान शाह का फ़ोन नहीं आया, उसने कहा था वो फ़ोन करेगा। दानियाल ने रात ही घर के हर एक फ़र्द से बात कर ली थी और सुबह फ़ोन करने से सबको मना किया था, पर शामिर ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन सुबह से इसका इंतज़ार ही रहा। शायद इनके पास फुर्सत ना हो। दानियाल की फ़ाइल और रिपोर्ट्स को तरतीब देते अमान का अंदाज़ खालिस दिल दिलाने वाला था और वाक़ई अयान खोल कर रह गया। मगर दानियाल को किसी किस्म की टेंशन ना हो इसलिए खामोशी में आफ़ियत समझी। अमान, इधर आ। दानियाल चाह कर भी अपने इस भाई का दिल अपने दोस्त की तरफ से साफ़ नहीं कर पाया था, जिसका उसे बड़ा मलाल था। भाई आप परेशान मत हो, मैं आपके पास ही मौजूद होऊँगा। अमान ने उसे तसल्ली दी, जिसे उसने मुस्कुराते नज़रअंदाज कर दी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तू ज़ीनिया के पास लौट जाएगा, वादा कर मुझसे। दानियाल के लहजे में एक बेबस भाई की इल्तिजा थी। आपको कुछ नहीं होगा भाई, हम सब हैं ना आपके साथ। अमान ने दानियाल को खुद में भींच लिया, जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। फरगाम भाई को क्या? शामिर को गए 2 घंटे ही हुए थे कि फरगाम ने हुरैन को होलनाक खबर सुनाई, जिसे सुनते ही हुरैन अफजल शाह और अम्मू जान के साथ हॉस्पिटल भागी चली आई, जबकि अकबर शाह सुनते ही दाद इलाही के साथ गांव से वापसी के लिए निकले थे। हुरैन, शामिर को भाई को गोली लगी है। अचानक वो हम सबके सामने आ गए और उन्हें फरगाम के खुद की आंखें नम हो रही थी। उसे अभी तक शामिर का खून में लथड़ा वजूद नहीं भूल रहा था। भाई ठीक तो हो जाएंगे ना मानी? मैं किसी को खोना नहीं मानी, इन्हें कुछ नहीं। हुरैन फरगाम के सीने से लगी तड़प उठी। अभी तक दनियाल की तरफ से परेशानी खत्म नहीं हुई थी और अब एक नई परेशानी में वो सब गिर गए थे। मुझे माफ़ करने हुरैन, दो हुरैन, मिनाल और मेरे हिस्से की गोली भाई ने अपने सीने पे खा ली। अली सर झुकाए हुरैन के सामने हाथ जोड़ गया। अली, मिनाल, हूर
अली के हाथ थामते हुरैन ने मिनाल का पूछना चाहा, मगर सामने के रूम में बैंडेज करवा कर निकलती मिनाल एकदम से हुरैन के गले लग गई। तुम ठीक हो ना मिनाल? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मिनाल और राफ़े को ज़ख्मी देख हुरैन की हालत गैर हो रही थी, जो सिर्फ़ इसके गले लगे आँसू बहाने में मसरूफ़ थी। हुरैन, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी अगर शामिर भाई को कुछ हो गया तो। हुरैन को इसे सँभालना मुश्किल हो गया था। रिलैक्स मिनाल, वो ठीक हो जाएँगे। फ़रगाम ने एक नज़र अली के चेहरे पर डाली, जिसके तासुरात चट्टान से ज़्यादा सख्त थे। उसे छेड़ने के बजाय फ़रगाम खुद ही आगे बढ़ा और मिनाल को दिलासा देने लगा। हुरैन, परी नहीं आई तुम्हारे साथ? फ़रगाम के पूछने पर मिनाल को परी का ख़्याल आया। वाक़ई वो क्यों नहीं आई थी सबके साथ? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उससे बताया ही नहीं। हुरैन ने मुख़्तसर बताया और शामिर के लिए दुआ गो हो गई। पेशेंट शामिर के साथ कौन है? ऑपरेशन थिएटर से निकलती नर्स ने इन सबको शामिर की ज़िंदगी की नवीद सुनाकर जान में जान डाली। सबने एक साथ ही कलमा शुक्र अदा किया और हुरैन मिनाल के गले लगकर रो पड़ी, पर इस बार ये आंसू खुशी के थे। या अल्लाह, ये तेरा नाफरमान बंदा सारी ज़िंदगी गफलत में गुजार कर सिर्फ इस उम्मीद पर तेरे दर पर हाजिर हुआ है कि तू अपनी मेहरबान सिफ्त की तरह रहमान है। अपने इस बंदे को नाउम्मीद ना लौटाइएगा। तुझे तेरी करीमी का वास्ता मुझे माफ़ कर दे मेरे परवरदिगार, मुझे दाद इलाही की बीवी का खून माफ़ कर दे। इस जैसे हज़ारों बेगुनाहों के साथ की जाने वाली मेरी ज़्यादतियाँ माफ़ कर दे। या रब तुझे बख्शने या रब तू बख्शने पर आए तो इंसान की झोली कम पड़ जाती है। मेरे रब तू मेरी झोली माफ़ी से भर दे। तुझे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता मेरे लिए गुनाह मेरी औलाद के आगे मत ला। या मेरे मालिक, मेरे दोनों बेटे इस वक्त मौत के मुँह में हैं, इनकी ज़िंदगियाँ बख्श दे। अफ़ज़ल शाह का बारगाह इलाही में इस तरह गिड़गिड़ाना बाबर की आँखें भिगो गया। अल्लाह की ज़ात तो इतनी मेहरबान है कि इसको ना मानने वाले तक को अपनी रहमतों से नवाज़ता है। इंसान के एक कदम बढ़ाने पर 10 कदम खुद बढ़ता है। 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला क्या अफ़ज़ल शाह के गिड़गिड़ाने पर उसे माफ़ नहीं करेगा? रब के हज़ूर अफ़ज़ल शाह के बहते आँसू बाबर के दिल से अपनी नफ़रत को बहा ले गए। दिल से अफ़ज़ल शाह को माफ़ करता उन्हें सरदार शामिर के होश में आने का बताने लगा। शामिर भाई, मुझे माफ़। मेरी वजह से डॉक्टर की इजाज़त मिलते ही सब शामिर से मिलने को बेताब हो गए, लेकिन मीनाल शर्मिंदगी की वजह से अंदर ना जा पाई। मजबूरन हुरैन को इसे ज़बरदस्ती लेकर जाना पड़ा, पर जैसे ही इसकी नज़र खुद को मुस्कुराकर देखते शामिर पर पड़ी, मिनाल ने रोते हुए इसके सामने हाथ जोड़ दिए। तुम मेरे लिए हुरैन जैसी हो मिनाल, कैसे वो गोली तुम्हें लगने देता? शामिर ने उसके हाथों को जुदा करते सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा। नहीं भाई, मैं इस सब के काबिल नहीं हूँ, आपने मुझे मरने दिया होता। मिनाल सर को नफ़ी में हिलाती बार-बार माफ़ी ही माँगती रही। पागल हो गई हो मिनाल, अब अगर ऐसी बात मुँह से निकाली तो एक लगाऊँगी तुम्हारे। हुरैन समेत सबको इसके इस पागलपन की समझ नहीं आई। भला इस सब में इसकी क्या गलती? शामिर अपनी मर्ज़ी से सबकी ढाल बना था। नहीं हुर, मैं इस बोझ के साथ ज़िंदा नहीं रह सकती। असल में तुम्हारी कसूरवार मैं हूँ। मेरे माँ-बाप ने तुमसे सब छीन लिया। उन्होंने मारा है तुम्हारे माँ-बाप को। मीनाल के अल्फाज़ ने सब पर इसम फूँक दिया था। सबकी मौजूदगी के बावजूद कमरे में चंद पल सिर्फ़ मशीनों की आवाज़ ही सुनाई दी। मीनाल, सबसे पहले खुर्रम बेग हवासों में आते मीनाल की तरफ बढ़े, जो चेहरा झुकाए हुए थी। आप जानते थे ना बाबा जानी, आप और हारून अंकल को सब मालूम था, फिर भी आपने सब छिपाया। खुद को खुद खुर्रम बेग की आगोश से निकालते मीनाल ने इन दोनों को कटहरे में खड़ा किया। वो बताते तो तब जब तुम्हारे वालिद ज़िंदा बचते। शामिर की अचानक मदाखलत पर खुर्रम बेग ने हारून मलिक की तरफ देखा। क्या वो क्या वो इस सब से वाकिफ़ था? यही सवाल दोनों के दिमाग में गर्दिश कर रहा था। जिस दिन अरमान चाचू की डेथ हुई, इसी दिन तुम्हारे फ़ादर भी रोड एक्सीडेंट में मर गए थे। हुरैन की बेयकीन निगाहें उसे अपनी तरफ उठती महसूस हुईं, पर शामिर ने उसकी तरफ देखने से गुरेज़ किया। लेकिन मम्मा ने जो हुआ इसे भूल जाओ मिनाल, चची जान को आमना बेग ने मरवाया था, तुमने नहीं, तो फिर तुम्हारा कसूर कहाँ इस सब में? तुम सिर्फ़ खुर्रम बेग की बेटी हो, अरमान चाचू के दोस्त की बेटी। हम सब ने यही हवाला याद रखा है, तुम भी यही याद रखो और बाकी सब भूल जाओ। मिनाल का हाथ पकड़े शामिर ने हुरैन को अपने पास बुलाया, जिसे ये सब सुनकर बहुत दुःख हुआ था, पर इस सब का कसूरवार वो मिनाल को नहीं समझती थी। हुरैन, दानियाल ने कहा था ना, हम किसी को माफ़ किए बिना अपने आज में खुश नहीं रह सकते। क्या तुम अपनी दोस्त जो बेगुनाह है उसकी तसल्ली के लिए उसे माफ़ नहीं करोगी? शामिर की बात पर हुरैन नम आँखों से मुस्कुराते मिनाल के गले लग गई। अपने से कुछ फासले पर खड़े फ़रकान मलिक ने सबको मुस्कुराते देखकर एक खामोश निगाह बिस्तर पर लेटे सरदार शामिर पर डाली, मगर इस बार इसकी निगाहों में शामिर के लिए गुस्सा या नफ़रत नहीं बल्कि तशक्कुर था। अली, अली मेरी बात, क्या क्या सुनूँ मैं तुम्हारी बकवास? मैंने कहा था ना तुमसे ऐसा कुछ सोचना भी मत, फिर भी तुम इस इंसान के पास। अली को बेड के दूसरे कोने पे लेटा देख मिनाल ने हिम्मत करते अली से बात करना चाही, पर वो तो इसकी आवाज़ सुनते ही हत्थे से उखड़ गया। हॉस्पिटल में अली का सपाट चेहरा मिनाल को इससे बात करने से रोके रहा। शामिर के डिस्चार्ज होते अली ने शामिर को घर जाने की ऑफ़र की, जिससे इनकार करते शामिर और फ़रगाम ने उसे मिनाल को लेकर सीधा घर जाने का हुक्म दिया, तो इसे मजबूरन घर आना पड़ा। पर रास्ते में उसने मिनाल से बात तो क्या, तबीयत तक पूछना गवारा नहीं की। अभी भी वो टीवी लॉन्च में बैठा टेस्ट मैच देख रहा था कि ज़किया बानो ने आराम के घर से उसे ज़बरदस्ती कमरे में भेजा था। अली, मेरा यकीन करो, मैंने ये सब तुम्हें बचाने, इसकी बाहों में तुम्हें देखने से बेहतर था कि मैं मर ही गया होता। मिनाल बेगम, अली के हाथों की उँगलियाँ मिनाल को अपने गोश्त में पेवस्त होती महसूस हो रही थीं। नहीं अली, ऐसा मत, मैं डर गई थी। कुछ दर्द की शिद्दत और कुछ अली की नाराज़गी का खौफ के मिनाल की रोते-रोते हिचकियाँ बन गई, पर ना तो अली ने उसे खुद से दूर किया और ना ही उसे किसी किस्म का दिलासा दिया। पापा, मेरी गलती है सारी, ना मैं ज़िद करता ज़ीनिया आपी के बेबी को देखने की और ना मम्मा रोड पर गाड़ी रोक दी। बिस्तर पर आँखें बंद करके लेटे इन दोनों की लड़ाई पे अंदर ही अंदर घुटता राफ़े मिनाल को रोते देखकर उठता खुद भी रोने लगा। राफ़े बेटा, आप सोए नहीं अभी तक? राफ़े को जागा देखकर मिनाल फ़ौरन से अली से दूर होती उसके आँसू पोंछने लगी। नहीं मम्मा, मुझे डर लग रहा है,
आइज़ बंद कर रहा हूँ तो खून-खून नज़र आ रहा है। राफ़ी के खौफ का अंदाज़ा इसकी कँपकँपाती आवाज़ से हो रहा था। आखिर इतने से बच्चे ने अपने सामने एक ही वक़्त में इतने लोगों को खून में लथपथ देखा था, तो वो कैसे ना खौफ़ज़दा होता। नहीं बेटा, डरते नहीं हैं, पापा हैं ना आपके पास। मिनाल की गोद से खींचते अली ने रोते हुए राफ़ी को खुद में भेजा। मम्मा ने कुछ नहीं किया, वो अगर गंदे अंकल की बात ना मानती तो वो मुझे भी गोली मार देते। राफ़ी के दिमाग में वो लम्हा फँस कर रह गया था, कैसे इस शख्स के कहने पर इसके मुलाजिम ने राफ़ी के माथे पर बंदूक की नाली रख दी थी। नहीं बेटा, मम्मा आपको कुछ नहीं होने देती, आप डरो मत, आओ मम्मा पास। मिनाल ने अली के गोद में बैठे राफ़ी का मुँह चूमते इसके लिए अपनी बाहें खोली। आप पहले प्रॉमिस करें, हमें कभी छोड़कर तो नहीं जाएँगी ना? राफ़ी ने अपना नन्हा सा हाथ मिनाल के सामने करते अली को देखा, जैसे कह रहा हो कि आप भी हाथ आगे करें। मगर अली ने मुस्कुराते इसके बालों पर अपने लब रखे। नहीं, कभी नहीं, नहीं, कभी भी नहीं। मिनाल के आंसू एक बार फिर से जारी हो गए। पापा, अपनी बारी पे कहते हैं हो ना कि कोई चोरी करे तो फ़ौरन मान जाना चाहिए। मम्मा मना रही हैं, आप भी मान जाओ ना। राफ़ी की कोशिश नाकाम नहीं हुई। अली ने रोते हुए मिनाल को भी अपने बाजुओं के घेरे में कैद करते इन दोनों के गिर्द एक मजबूत हिसार बनाया। राफ़ी, मिनाल और अम्मी ही तो इसकी ज़िंदगी थी। इनमें से किसी एक को भी ज़रा बराबर तकलीफ़ में वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अली, आई एम सॉरी। मैं मिनाल के होठों पे हाथ रखते अली ने उसे खामोश करवाते आंसू से भीगा चेहरा साफ किया। जानती हूँ मैं कितना डर गया था जब शामिर भाई ने मुझे कॉल की। एक पल तो लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। पागल हो रहा था मैं मिनाल, ये सोच कर के तुम वहाँ। अली ने इस वक्त का तज़किरा करते एक झिरझिरी दी। अली, मैं कभी तुमसे बेवफ़ाई नहीं कर सकती, इसीलिए तो मरने को तरजीह दी थी, पर कोशिश के बाद भी कामयाब ना हो पाई। मिनाल ने अपनी सोच अली पर ज़ाहिर करते उसे सारा वाक़या बताया। पागल हो गई थी क्या? खुदकुशी करने चली थी? हमारा एक बार भी नहीं सोचा क्या होता हमारा? क्या मैं जी लेता तुम्हारे बगैर? अली मिनाल को डाँटने लगा, पर इसके चेहरे पर शर्मिंदगी देखकर खुद में कैद किए सब भूलने की तलकीन करने लगा। एक माह बाद परी फजर की नमाज से फारिग होती कुरान पाक की तिलावत कर रही थी कि शामिर कमरे में दाखिल हुआ। परिशे कुरान पाक को बंद करती शामिर की तरफ मुतवज्जह हुई, पर शामिर उसे नज़रअंदाज करता वाशरूम में घुस गया और परी खामोश कमरे में अकेली रह गई। ये खामोशी ही तो एक माह से उसे बहुत बेचैन किए हुई थी। परिशे को अपने अल्फाज और शामिर की आंखों में टिपकता दर्द दिमाग के पन्नों पर चिमट कर रह गया था। एक माह पहले आप ही थोड़ा-सा खा लें। सुबह से शाम हो गई थी, पर परीशे शाबिर की बातों का गुस्सा अपनी जान पर निकालती भूखी-प्यासी कमरे में बंद पड़ी थी। नहीं बहर, मुझसे नहीं खाया जाएगा। अपनी बहन को तीसरी बार कमरे में खाने की ट्रे लाता देख परी शर्मिंदा सी हो गई। परी क्यों इस बेचारी को तंग कर रही है? ये खुद को सँभाले, ज़ीलिया को या फिर तुझे? शाबिर को गोली लगने की वजह से फ़रकाब और अली इसके साथ हॉस्पिटल में ही रुक गए थे। शाविला में परी के अलावा सभी इस बात से वाकिफ़ थे। हुरैन उसे शाबिर और बिलाल के मुतल्लिक़ ही बताने आई थी कि परी को खाने से इनकार करता देख रुक गई। मैंने किसी की बिनती नहीं की कि वो मेरे आगे पीछे फिरे। हुरैन की बात पे ना जाने क्यों परिशे तल्ख़ हो गई। आपी, दोस्त होने के नाते एक बात कहूँगी परी, अपने दिल के दरवाजे इतनी मजबूती से बंद मत कर कि प्यार करने वाला उसकी मजबूती को देखता पलट जाए। हुरैन को इस वक्त बहर पर बहुत तरस आया। वो बेचारी दानियाल के ऑपरेशन की वजह से परेशान थी कि शाबिर को गोली लगना उसे खौफज़दा कर गया। सोने पे सुहागा परिशे रही सही कसर पूरी कर रही थी। कौन सा प्यार करने वाला हुरैन? प्यार करने वाले इज्जतें नहीं लूटता। अपने सामने रखी खाने की ट्रे को ज़मीन पर देकर मारती परिशे हुरैन पर चीख पड़ी। परी, बर्तन के गिरने की आवाज़ से सभी कमरे में भागे चले आए, पर किसी में परिशे को रोकने की हिम्मत नहीं थी, जो गुस्से में न जाने क्या कुछ बोल रही थी, जिसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था। तुम्हारा भाई कहता है कि वो मुझसे माफ़ी नहीं माँगेगा। नहीं हूर, वो माँगेगा, पर मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। वो मर भी रहा। चटाख! परिशे ने अपने सामने खड़ी औरत को हैरान नज़रों से देखा, जो अब हल्की-हल्की कँपकपा रही थी। बस कर जा परी, खुदा के लिए बस कर जा। क्यों बदफ़ाल निकाल रही है मुँह से? हमीदा बानो की हरकत ने सभी को लबदस्ता कर दिया, जबकि परिशे सांस रोके आने वाले को देखती रह गई, जिसकी आंखों में दर्द की लकीर इतने फासले से भी परिशे को साफ दिखाई दी। ये दर्द बाजू पे लगी गोली का नहीं, बल्कि उम्मीदों के टूटने का था। आने वाला कोई और नहीं, शामिर था, जो फरगाम के सहारे दरवाजे के बीचों बीच जकड़ गया था। डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी शामिर ने अस्पताल में रात गुजारना कबूल नहीं की थी। वजह अपनी परी की नाराज़गी थी, जिसे दूर किए बिना उसे सुकून कहाँ आना था। हाल, कहाँ थे तुम शाह? खटके की आवाज़ पर परिशे अपने ख्यालों से चौंकी। सामने ही शामिर सूट बूट में तैयार खड़ा, शायद ऑफिस जाने के लिए तैयार था। वो दिन और आज का दिन, शाह ने अपनी परी से कलाम तक नहीं किया था। आज भी इसकी वापसी 1 हफ्ते बाद हो रही थी। होते कहाँ हो, जो तुम्हें पीछे वालों की खबर नहीं होती। इस दिन के बाद से शामिर खामोशी में घिरता चला गया। 1 माह से इसकी यही रूटीन थी। वो शाह बिला कम ही नज़र आता, या तो गाँव होता या फिर काम के सिलसिले में शहर से बाहर। इसके शाहविला आने-जाने की खबर मुलाज़िमों के ज़रिए परी को मिलती। परी तो इससे बात करने तक को तरस गई थी। वो कोई मौका ही नहीं दे रहा था परिशे को बात क्लियर करने का। फ़िक्र मत करो, अपने रिश्तों से बाखबर रहता हूँ।
काम के सिलसिले में दुबई था। बोटल ग्रीन रंग की फ्रॉक पहने, सर पर हमरंग दुपट्टा नमाज के स्टाइल में ओढ़े परीक्षे का शीशे से नज़र आता पाकीज़ा सा रूप आंखों में कैद करते शामिर ने खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर किया। तो तुम मुझे बताकर नहीं जा सकते थे? शाहविला की खामोशी और कुछ ज़मीर के कचोके परी को हरास में घेरे रहते। इंसान को बिला वजह की उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए शाह बेगम। शामिर के मुँह से अपने लिए शाह की परी के अलावा नया तर्ज़ तख़ातब परी को अजीब लगा। शाह नाश्ता करके जाओ, मैं अभी बना। शामिर को ऑफिस के लिए निकलता देख परी उसे नाश्ते के लिए रोकने लगी। जब मैंने अपनी माँ को लहद में उतरते देखा था तो इसी वक्त दिल को समझा दिया था कि अब मेरे नाज नखरे उठाने वाली हस्ती हमेशा के लिए चली गई है। जितनी ज़िंदगी है नौकरों के सहारे ही जीना पड़ेगा। इस काम के लिए ज़ीनत भी है, तुम परेशान मत हो। शामिर के लहजे में खुशियों से महरूमी की हसरत झलक रही थी, जो परीशे को तब महसूस हुई जब वो खुद ही शामिर तक जाने की कश्तियाँ जला बैठी थी। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों कैद किया हुआ है यहाँ? मुझे भी सबके पास गाँव भेज दो। अल्लाह के फजलो करम से दानियाल का ऑपरेशन कामयाब हो गया था, पर वो एक माह से न्यूयॉर्क में ही डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में था। अफजल शाह ने बेटे की सेहतयाबी होने की खुशी में इसकी वापसी पर पूरे खानदान को दावत दी थी, तभी सारे इसके वेलकम की खातिर एक हफ्ते पहले ही गांव चले गए थे। सिर्फ परीशे ही शामिला में शामिर की वजह से ठहरी हुई थी। ठीक है दाद, कल तुम्हें गांव ले जाएगा, शामिर कहते साथ ही कमरे से निकल गया। जबकि जबकि परी के कदम ज़मीन में जकड़ जकड़ गए। उसे तो 1% भी उम्मीद नहीं थी कि शाह इतनी आसानी से उसे जाने देगा। डॉक्टर इब्तिहाज, आपने भैया के सारे टेस्ट कर लिए हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी पाकिस्तान जाकर? आज दानियाल के फाइनल ब्लड टेस्ट थे जिसकी रिपोर्ट काफ़ी अच्छी आई थी, पर फिर भी अयान ने ये सवाल करना ज़रूरी समझा। डॉक्टर अयान, आप फिक्र मत करें, दानियाल शाह बिल्कुल ठीक हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। बस आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुकून भरा माहौल प्रोवाइड करें। बाकी 6 मंथ के बाद सारे टेस्ट दोबारा होने पर इनकी प्रेजेंट कंडीशन मालूम हो जाएगी। डॉक्टर इब्तिहाज धीमे से मुस्कुराए। थैंक्स डॉक्टर, अल्लाह की ज़ात के बाद हमें आप पर पूरा भरोसा था। ज़िंदगी देने वाली ज़ात अल्लाह की है, पर आप भी वसीला बने हैं भैयू की जान बचाने का। अयान का लहजा तशक्कुर भरा था। मुझे शर्मिंदा मत करें डॉक्टर अयान, ये मेरा फ़र्ज़ था। वैसे कब की टिकट्स कंफर्म हुई हैं आप लोगों की? दानियाल और अयान के अखलाक से बहुत से डॉक्टर्स मुतासर थे, जिनमें एक डॉक्टर इब्तिहाज सदीकी भी थे। उन्हें तो अयान कहीं से भी अमान का जुड़वा नहीं लगता था, जिसका कई बार वो बर्मिला इजहार भी कर चुके थे। सर, कल शाम की अल्लाह ने चाहा तो परसों रात हम अपनों के साथ होंगे। सब कुछ ठीक हो जाने और अपनों के पास जाने की खुशी अयान के लहजे से ही मालूम हो रही थी। डॉक्टर अयान, आपसे एक बात पूछ सकता हूँ अगर आप माइंड ना करें तो? डॉक्टर इब्तिहाज ने मौके की मुनासबत को देखते अयान से कुछ पूछना चाहा। जी सर, पूछिए। अयान एकदम से कॉन्शियस हुआ। डॉक्टर अमान शुरू से ऐसे हैं या अमान के नाम पर अयान के चेहरे के बदलते तासुर ने उन्हें अपना सवाल बीच में ही रोकने पर मजबूर कर दिया। सर, जब इंसान का किसी अपने पर भरोसा टूटता है तो इंसान कुछ पल के लिए मफलूज होकर रह जाता है। अमान के साथ भी कुछ ऐसे ही मसाइल हैं। शदीद मोहब्बत हो या शदीद नफरत, इंसान को नुकसान ही पहुंचाती है, और इसके साथ मामला मोहब्बत से नफरत का है। अयान का मुख्तसर सा जवाब उन्हें अपने सवाल का तफसीली मफहूम समझा गया। हुरैन बेटा, आप क्यों किचन में लगी हुई हो? साइमा कर लेगी, आओ तुम इधर आकर बैठो। फाखरा मलिक ने हुरैन को किचन में नाश्ता बनाते देख नरमी से टोका। मम्मा, मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ, सारा तो साइमा बाजी ही काम करती हैं, मैं बस हेल्प कर रही थी। हुरैन को कुकिंग का शौक शुरू से शौक था, पर फाखरा मलिक की के साबका रवैये की वजह से ना तो वो किचन में आती और ना ही अम्मूजान इसे जाने देती। मगर अब हालात कुछ और थे। फरगाम का किया हर एक वादा सच साबित हुआ था। इस घर में हुरैन को जो इज़्ज़त फ़रगाम के हवाले से मिली थी, इस पर वो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती कम था। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, सफ़िया बाजी आएँगी तो क्या सोचेंगी, मैं इनकी लाडली का बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रखती। फ़ाखरा मलिक हुरैन को हाथ से पकड़कर किचन से बाहर ले आई, जो पसीने में शराबूर थी। हुरैन की रुखसती के बाद शामिर ने उन्हें ये कहकर अपने पास ही रोक लिया ताकि वो इनके चाचू की ज़िम्मेदारी थी और इनके जाने के बाद इनकी देखभाल करना इनके ज़िम्मे है। बस यही कसर बाकी रह गई थी। मम, इतना भी अपनी बहू को सर पर ना चढ़ाएँ, आगे ही मोहतरमा के मिजाज नहीं मिलते। फरगाम जो सीढ़ियाँ उतरता नीचे आ रहा था, फ़ाखरा मलिक को हुरैन की केयर करता देख अंदर तक मुतमिन हो गया। खबरदार, तुम दोनों माँ बेटे ने मेरी बेटी को कुछ कहा। हारून मलिक भी इनकी तकरार में शामिल हुए। लो, मैंने क्या कहा, ये आपका लाडला ही है जो बेचारी को अपने पीछे परेशान किए रखता है। फरगान का अपने ज़रा-ज़रा से काम पर हुरैन को अपने आगे पीछे भगाए रखना फ़ाखरा मलिक को बहुत नागवार गुज़रता। बाज़ औक़ात तो वो फरगान को इस बात पर झाड़ देती। बेटा, पैकिंग हो गई आपकी सारी? कब तक रुकने का इरादा है आपका? डाइनिंग टेबल पर हारून मलिक ने गाँव जाने के लिए हुरैन से इसकी तैयारी का पूछा। बाबा जान, पहली बार जा रही हूँ तो सोच रही थी कि 1-2 हफ़्ते। अहू अहू, हुरैन जो बड़े शौक से हारून मलिक को अपनी प्रोग्राम बता रही थी, फरगान के एकदम खाँसने पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई, जबकि हारून मलिक और फ़ाखरा अपने बेटे के ड्रामे पर हँस पड़े। दानियाल के हुक्म के मुताबिक सभी गाँव इससे पहले पहुँच रहे थे, इसलिए हर कोई अपनी-अपनी तैयारियों में मसरूफ़ था।
1-2 हफ्ते दिमाग ख़राब हो गया है, क्या करोगी इतने दिन वहाँ? बस हमारे साथ जाना और वापस आ जाना। फ़रगाम को तो दानियाल की इस अजीब फ़रमाइश पर ही इख्तिलाफ़ था। भला इन लोगों कहाँ आदत थी गाँव के माहौल में रुकने की। एक दिन की बात तो और थी, बंदा जैसे-तैसे गुज़ारा कर ही लेता है, पर 1-2 हफ्ते रुकना इम्पॉसिबल। मिस्टर फ़रगाम, मैं वहाँ आपकी मिसेज़ बनकर नहीं, अरमान शाह की बेटी की हैसियत से जा रही हूँ, तो सबसे मिलने-मिलाने में टाइम तो लगेगा ही। मिनाल, अली और खुर्रम अंकल सभी रुकेंगे, तो फिर मैं क्यों तुम्हारे साथ वापस आकर सबका प्लान ख़राब करूँ? हुरैन ने फ़रगाम को चिढ़ाते सबके प्लान से आगाह किया। यानी कि आप सबके प्लान्स बने हुए हैं और मुझे खबर ही नहीं लगने दी। फ़रगाम का गाँव जाने का इतना मूड ख़राब था कि मजबूरन अली को इससे सब छुपाना पड़ा। कहीं ये ना हो कि वो अपने साथ-साथ बाकियों का भी प्लान ख़राब कर दे। भई मेरा कोई ख़ास इरादा नहीं था रुकने का, पर खुर्रम ने कहा तो मान गया। हारून मलिक ने अपनी हँसी छुपाते सारा मलबा खुर्रम बेग पे डाला। खुर्रम अंकल के कुछ ज़्यादा ही प्लान्स नहीं बनने लग गए? मेरा ससुराल उन्हें कुछ ज़्यादा ही भा गया है। पता लगाना पड़ेगा आखिर चक्कर क्या है। फ़रगाम का अंदाज़ जासूसी भरा था, जिसे देखकर हारून मलिक हँस पड़े। जानते थे अब इनका लाडला इनके दोस्त की जान नहीं छोड़ने वाला। भैय्यू चलें, फ्लाइट का टाइम हो गया है। अयान सारा सामान गाड़ी में रखवाता दानियाल को लेने इसके कमरे में आया, जहाँ वो बार-बार कोई नंबर डायल कर रहा था। अयान, अमान क्यों नहीं आया अभी तक? तूने इसको जाने का बताया था कि नहीं? दानियाल के अमान का पूछने पर अयान ने सर झुका लिया। भैय्यू वो हमारे तू अब आ रहा है? अयान अभी निकलने की बात ही कर रहा था। जल्दी चल। अभी अयान कुछ कहता कि आयशा के साथ अमान कमरे में दाखिल हुआ। भाई अमान, तेरा सामान कहाँ है? दानियाल ने इसके खाली हाथों को देखकर इस्तफसार किया, जो कुछ कहने के लिए अल्फाज तलाश कर रहा था। भाई मैं आप लोगों के साथ नहीं जा रहा। आखिरकार अमान ने हिम्मत करते दानियाल से कह ही दिया, जो एक पल को सबके चेहरे देखता रह गया। भैय्यू मैं देख लूँ कोई सामान छूट ना गया हो। चलो आयशा, इससे ज़्यादा अयान में बर्दाश्त नहीं थी खुद को रोकने की, इसलिए मंज़र से ही गायब हो गया। क्यों? तूने मुझसे प्रॉमिस किया था ना? क्या तू मेरे मरने का? भाई प्लीज़ ऐसा मत सोचें। दानियाल के लहजे में लड़खड़ाहट थी, हार जाने की लड़खड़ाहट। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता। अमान दानियाल को खुद से लगाए हिम्मत हार रहा था। ना जाने ये अपने इसको दोबारा देखने को मिलेंगे भी या नहीं। इंसान मिट्टी की अमानत है भाई, मैं कैसे अपनी मिट्टी को भूल सकता हूँ? मैं पाकिस्तान आऊँगा, पर इस वक़्त जब मैं किसी काबिल बन जाऊँ। दानियाल को सोफ़े पर बिठाते अमान खुद इसके कदमों में बैठता उसे इंतज़ार सौंप रहा था। दानियाल अभी बिल्कुल सेहतयाब नहीं हुआ था, इसीलिए ज़रा-सी देर में कपकपाहट का शिकार हो जाता। औलाद हो या भाई-बहन बहुत जल्द खुद मुख्तार हो जाते हैं, फिर इन्हें अपने बड़ों की ज़रूरत नहीं रहती। दानियाल ने अयान को दरवाज़े के बाहर खड़ा देखकर हार मान ली। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था, करनी तो अमान ने अपनी ही थी। जल्दी पलट आना, ये ना हो कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को हमेशा के लिए नाराज़ कर बैठो। आयशा का हाथ थामे दानियाल कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में दोनों भाइयों के बावजूद भी मौत जैसी खामोशी थी। जा रहा है क्या? अब भी नहीं मिलेगा मुझसे? ना जाने फिर कब मुलाकात हो। अमान की आवाज़ में छुपी तड़प से अयान के दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम रुक गए। जब तू गया था क्या तू मिला था मुझसे? शिकवा मुँह से निकला भी तो किस समय, जब इनके दरमियान फिर से दूरी हायल हो रही थी। एक बात पूछूँ, क्या तू अपने ट्वीनी से ज़्यादा इस भाई से प्यार करता है? अमान का सगा रिश्ता तो सिर्फ़ उसका एक ये भाई ही था, जिसे वो अपनी नादानी में नाराज़ कर बैठा था। पर उसकी शामिर से मोहब्बत अब अमान को पछतावे में घेर रही थी। शामिर भाई से मोहब्बत करने की सबसे बड़ी वजह मेरा ट्वीनी ही है। जब वो इनसे इतनी मोहब्बत करता है तो मैं भला कैसे इनसे नफ़रत कर सकता हूँ? अयान ने मुस्कुराते अमान को खुद में भेजा। इस भूल में ना रही कि मैं तुझे से पाकिस्तान जाने के बाद सारे राब्ते तोड़ दूँगा, टच में रहूँगा तुझसे। आखिर तू मेरा ट्वीनी है। अमान ने जब अपना ज़हन बना ही लिया था कुछ बनकर वापस पलटने का, तो फिर इससे नाराज़गी बरकरार रखकर इसका दिल दुखाने का क्या फ़ायदा? एक ना एक दिन तो इसने पलट ही आना था। यही उम्मीद लिए अयान पाकिस्तान अपनों के पास जाने के लिए निकल खड़ा हुआ। ज़ीनत भी अभी तक सदके के बकरे नहीं आए। आयशा का अभी फ़ोन आया है, वो लोग एयरपोर्ट से निकलने लगे हैं। महर की झुंझलाती आवाज़ पे राबिया शाह धीमे से मुस्कुराईं, जो सुबह से एक-एक पल बड़ी मुश्किलों से काट रही थीं। बिटिया खुर्शीद लेने गया हुआ है, आता ही होगा। ज़ीनत बी ने हैरत से जवाब दिया। अभी कुछ देर पहले ही तो उन्होंने मुलाजिम को बकरे लाने का काम सौंपा था। वो लोग आ भी जाएँगे और ये मिस्टर खुर्शीद नहीं पहुँचेंगे। महर ने गुस्से से कहते किचन का रुख किया। महर बच्चे, उन्हें पहुँचने में अभी 4-5 घंटे लगेंगे, आप फ़िक्र मत करो। राबिया शाह को मजबूरन महर को टोकना पड़ा, जो अपनी भुखलाहट में सारे बेचारे मुलाजिम की दौड़ें लगवा रही थी। मम्मा ना खाना तैयार है, ना ही मेहमानों के लिए कोई इंतज़ाम हुए हैं, कैसे और कब होगा ये सब? महर ने राबिया शाह को मुलाज़िमों की कामचोरी की एक लंबी लिस्ट गिनवा दी। महर हम लोग किस लिए हैं, सब हो जाएगा, आप कमरे में जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, सुबह से लगी हुई हो। मिनाल ने मुस्कुराते महर को तसल्ली दी, जो काफ़ी देर से इधर-उधर के कामों में लगी हुई थी। हाँ, हाँ बेटा आप आराम करो, बच्चियाँ कर लेंगी। खुर्रम बेग जो किचन टेबल पर बैठे चाय नोश फरमा रहे थे, महर को मशवरा देने लगे। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको तो मर्दाने में होना चाहिए था। अली के साथ अंदर आते फरगाम ने खुर्रम बेग की आखिरी बात ही सुनी। मैं तो बच्चियों से मिलने आया था, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? खुर्रम बेग ने चाय का कप साइड पर रखते फरगाम को
डाला, जो जब से गाँव आया था इनका साया ही बन गया था। हम इस घर के दामाद हैं, आराम से आ जा सकते हैं। आप अपना बताएँ, मुझे आपकी हरकतें कुछ मशकूक सी लग रही हैं। सच बताएँ, किसको ताड़ रहे थे यहाँ? फ़रगाम की बात पे खुर्रम बेग के साथ-साथ अली भी फ़रगाम की इतनी फ़िज़ूल बात पर सटपटा गया। दामाद होने के बावजूद कभी उसने किसी भी मामले में इनसे फ्री होने की कोशिश नहीं की थी। जबकि फ़रगाम मजाल है जो कभी कि कुछ सोच के बोले, "ओयो! तेरा दिमाग ख़राब हो गया है? किसी ने सुन लिया तो बेमौत मारा जाऊँगा। इंसान बन, हर एक को अपना जैसा ना समझ।" खुर्रम बेग कहते साथ ही हारून मलिक की खबर लेने को निकले। यार, इंसान बनाकर बाबा वैसे ही यहाँ आए होंगे, तूने बेचारों को परेशान कर दिया। अली ने सुसर के जाते साथ ही फ़रगाम को लताड़ा। बेटा, कोई तो पर्दादारी है, मैं भी पता लगा कर ही दम लूँगा। फ़रगाम ने अपनी आँखों को घुमाया, मगर सामने से आती अपनी शरीके हयात को देखता उसे छेड़ने का इरादा लिए वहाँ से खिसक गया। आपी, महर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, परीशे को खिड़की से बाहर के मनाजिर में खोया देख पुकार बैठी। परीशे को परसों शाम दाद गाँव ले आया था, पर तब से अब तक शामिर ने इससे कोई राब्ता नहीं किया था। अभी थोड़ी देर पहले भी परी ने ऑफिस फ़ोन किया, मगर हर बार की तरह वो मीटिंग में है यही सुनने को मिला। महर आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो गई हो? अपने सोदो-ज़िया का हिसाब लगाती परीशे ख़्यालों से बाहर आई। आपी, आप नीचे क्यों नहीं आ रही? जहाँ दानियाल की वापसी महर के लिए किसी नेमत से कम नहीं थी, वहीं परीशे की खामोशी और उदासी महर को गम में मुब्तला किए जा रही थी। अपनी इस बहन को इसने कितना समझाया था, पर कुछ लोग होते हैं जिन्हें इंसानों से ज़्यादा वक्त सब कुछ समझा देता है। वो बस मैं थक गई थी, कभी इतना सफ़र जो नहीं किया ना। परीशे की आमद से पहले ही हुरैन लोग पहुंच गए थे, इसीलिए परीशे का वेलकम सबने बहुत अच्छे अंदाज से किया था। सबकी मोहब्बत को देख परीशे शर्म से खुद में गड़ी जा रही थी। इस घर के बेटे के साथ इसका कितना बुरा रवैया था, सब जानने के बावजूद भी वो लोग इसे इतना मान, इतनी इज्जत से नवाज रहे थे कि परीशे को इनका सामना करना मुश्किल हो रहा था। आप हुरैन आपी से शर्मिंदा हो ना? महर बहन के आंसू पोंछती मुस्कुरा कर बोली। महर, तुम्हें याद है मेरे गुस्सा करने पर अम्मी मुझे कितना डांटती थी, पर मैं इनकी डांट को कभी सीरियस ही नहीं लेती थी। अब अफसोस होता है, काश मैं इस वक्त अपने गुस्से को काबू करना सीख जाती तो आज मुझे हुरैन के सामने शर्मिंदा ना होना पड़ता। परीशे की बात सुनते बाहर खड़े फर्द के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आपी, आप हुरैन आपी से बात तो करें, इस तरह अकेले कमरे में बंद हो जाना कहाँ की अक्लमंदी है। महर जानती थी कि इस वक्त इसकी बहन कितनी परेशान है। जिस इंसान की तवज्जो का महवर रही, वो भी इससे लाताल्लुक हो गया था। जिन दोस्तों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं होता था, आज वही एक जगह जमा होने पर भी दूर थी। महर, मैं कैसे इससे बात करूँ जिसने मुझे दोस्त के बजाय भाभी मान लिया? एक बार भी इसने मुझसे बात नहीं की। ये तो वही मेरी दीवानी हूर थी जिसका मेरे बिना एक पल भी गुजारा नहीं होता था, पर अब उसे अपना भाई मुझसे ज़्यादा अजीज हो गया है। परीशे की अपनी ही सोचें थी, जिसको सुनते बाहर खड़ी मिनाल ने अपना सर पीट लिया, जबकि हुरैन तनतनाती हुई परी के सर पर पहुंच गई। आखिर वो इतना बड़ा इल्ज़ाम इसकी दोस्ती पर लगा रही थी, भला वो कैसे बर्दाश्त करती? वो तो अपने भाई तक से इसके लिए लड़ पड़ी थी, लेकिन परी तो परी थी, ना सिर्फ अपनी सोच के मुताबिक ही चलती थी। तुम बददिमाग थी और आज मुझे यकीन हो गया है तुमने ऐसे ही रहना है। परी के सामने आते ही हुरैन नॉन स्टॉप शुरू हो गई। हुर, आई एम सॉरी। परीशे अपनी दोस्त को पुरानी जोन में देख इसके गले से लगी रो पड़ी। अभी भी गलत ट्रैक पर चल रही हो पागल, मुझसे नहीं मेरे भाई से सॉरी करो, क्योंकि हम तो दोस्तें हैं, नाराज़ कैसे रह सकते हैं? परी का चेहरा साफ करते हुरैन ने उसे प्यार से समझाया। तुम्हारा भाई बहुत अकड़ू है, मुझे मौका ही नहीं दे रहा सॉरी बोलने का। परी ने इन तीनों के सामने गुस्से का इजहार करना चाहा, पर इस बार इसके लहजे में अपने शाह के लिए नफरत नहीं, थोड़ी सी नाराज़गी थी। तुम कोई कम हो इनसे? मिनाल ने परी को इसकी अकड़ याद दिलाई, जो एक बार किसी बात पर मना कर देती फिर मजाल है किसी को भी कहने से मान जाती। यार परी, भाई मौका नहीं दे रहे तो तुम निकाल लो कोई प्यार भरा मौका। हुरैन ने शरारत से परीशे को कोहनी मारी। तुम्हें पता है ना, मुझसे ये उल्टी सीधी हरकतें नहीं होती। परीशे ने हंसते साथ ही अजीब सा मुंह बनाया। देखा मिनाल, तुमने इसका एटीट्यूड। ओ हेलो मैडम, शोहर को मनाने के लिए प्यार भरी हरकतें ही काम आती हैं। महर, तुम ही कुछ समझाओ अपनी इस सरभरी बहन को। हुरैन का बस नहीं चल रहा था कि वो अपने साथ साथ परी का भी सर पीट ले, जिसके दिमाग में भूसा भरा हुआ था। एक आइडिया तो है मेरे पास, अगर आपको बुरा ना लगे तो। महर बहन के घूरने पर थोड़ा हिचकिचाई। तुम इसको छोड़ो, हमें बताओ। इसके आसरे पे रहे तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी अपने भतीजा भतीजी को देखने के लिए। बदतमीज। हुरैन की ऐसी खुल्लम खुल्ला गुफ्तगू पर परी ने ब्लश होते इसे एक लगाई। एक दफ़ा मैंने गलती से भाई और आपी की बातें सुनी थी। भाई आपी को फैंसी सूट पहनने पर फोर्स कर रहे थे। अगर हम आपी को, क्यों ना हम परी को दुल्हन बनाएं? महर के आइडिया को बीच में उचकते हुरैन ने मशवरा दिया। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? परी सुनते साथ ही बुदकी। जो तुम्हारी हरकतें हैं ना बेटा, मुझे इससे अंदाज़ा हो रहा है तुमने अभी तक मेरे भाई का सिर्फ ज़ब्त ही आजमाया है, और आज मैं नन बनकर तुम्हें बख्शने वाली नहीं। चलो शाबाश, आज मैं तुम्हें दुल्हन। हुरैन की ज़बरदस्ती पर मिनाल और महर हंस पड़ी, पर परीशे की बात ने उन्हें एकदम से खामोश करा दिया। लाल रंग मुझे रास नहीं है हुर। परीशे ने जब जब ये रंग पहना था इसके साथ कुछ बुरा ही हुआ था, और इसी ने इसके दिल में खौफ पैदा कर दिया था।
दादू कहती हैं लाल रंग सुहाग की निशानी होती है, इसीलिए उन्होंने मुझे आज लाल रंग का सूट पहनने का हुक्म सादर किया है। आप भी पहन लें आप ही। महर ने अपनी बहन के दिल का खौफ महसूस करते अपने कमरे से जाकर अपने ही जैसा लाल जोड़ा लाकर परी के हाथ में रखा। परी को तो हम परस्ती से बाहर निकालने के लिए हुरैन और मिनाल ने इसकी काफ़ी देर ब्रेन वॉशिंग की, जब जाके वो राज़ी हुई थी। लेकिन इसे मेकअप करना भी किसी महाज से कम ना था, और ये महाज सिर्फ हुरैन ही सर कर सकती थी। इसीलिए मिनाल और महर इनकी तकरार से बचती दूसरे कमरे में चली गईं। बस करें मम्मा, क्या मुझे इन आंसुओं में बहाने का इरादा है? राबिया शाह को गले लगाए आंसू बहाता देख दानियाल ने छेड़ा। उल्टी सीधी बकवास ना कर, यहाँ हम सबकी जान सूखे पत्ते की तरह हो गई थी। नानू ने प्यार भरी एक धप लगाई, जो अब माँ के आंसू साफ कर रहा था। बेगम साहिबा, हम सब भी इंतजार में खड़े हैं, अफजल शाह ने कहते साथ ही अपने पीछे इशारा किया, जहाँ बाकी सब एक कतार में खड़े थे। कैसे हैं आप बाबा? बाप का शफीक चेहरा देख दानियाल की आंखें नम हो गईं। ऑपरेशन के टाइम कनूदगी में जाते जाते भी इसके जुबान पे अपने बाप के लिए अल्लाह से माफ़ी की इल्तिजा थी। आहा! तुझे अपने सामने देखकर अब ठीक हूँ। अफ़ज़ल शाह से मिलने के बाद दानियाल एक-एक करके ख़ानदान के सभी मर्द हज़रात से मिलता अपनी गुड़िया के पास आया, जो आज भी चेहरा झुकाए आँसू बहाने में मसरूफ़ थी। माशाअल्लाह मेरे शहज़ादे, ज़ीनिया के चेहरे से नज़र हटाते दानियाल ने इसकी गोद से अदन को लिया, जो इसे देख कर कुलकारियाँ भर रहा था। अपने इस मामू को माफ़ करना, मैं तुझे तेरा गिफ्ट नहीं दे सका। अदन के साथ ज़ीनिया को भी बाजू में भरता दानियाल अफसुर्दा हुआ। तो तुमने मना कर दिया आने से अमान? कोई बात नहीं, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं। मैं अपने बेटे को बिना तुम्हारे भी पाल सकती हूँ। एक पल के लिए ज़ीनिया का दिल रुका था, मगर अगले ही पल इसने खुद को मजबूत बनाया। कैसी है मेरी गुड़िया? खुद पर काबू पाते दानियाल ने ज़ीनिया की निगाहों में देखते अपनी बात का असर जानने की कोशिश की। बहुत स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल शामिर भाई जैसी। अपने आंसू को पीछे धकेलती ज़ीनिया मुस्कुराई। वैसे शाह है कहाँ? मुझे लगा था कि वो सबसे पहला होगा जो मुझे गले लगाएगा, पर मिलना तो दूर की बात, मौसूफ सिरे से ही गायब हैं। जान से प्यारी बीवी की तरफ एक मुस्कुराहट उछालते दानियाल ने परीशी और हुरैन को देखकर पूछा, जो खुद लाइलम थी। मैं कह रहा हूँ छोड़ो मेरे सरदार को। दाँत की चिंगारती हुई आवाज़ के साथ पुलिस का एक रेला हाल कमरे में दाखिल हुआ, जिनके बीच फराज भी शामिल था। शाह भाई, ये खून? शाहमीर पर नज़र पड़ते ही एक कोहराम मच गया, जो खून आलूद कपड़ों में हाथ में एक कपड़े का गोला सा उठाए पुलिस वालों के बीच खड़ा था। फराज, ये क्या बदतमीज़ी है? तुम शाह के साथ? दानियाल और अयान देखते साथ ही शामिर की तरफ बढ़े, पर पुलिस वालों ने उन्हें इसके करीब नहीं जाने दिया। आज सुबह की फ्लाइट से जमाल चौधरी अपनी हामला बीवी के साथ पाकिस्तान वापस आया था। सरदार शामिर ने उसे जान से मार दिया, जबकि इसकी बीवी बच्चे को जन्म देते फौत हो गई। फराज ने किसी रट्टू तोते की तरह शामिर का गुनाह गिनवाया। इतना कहना था कि अकबर शाह दिल थामे सोफे पर गिरते चले गए, जिन्हें अफजल शाह समेत ख़ानदान के कुछ बंदों ने संभाला। मुझे मेरे भाई से बात करने दो। ख़ानदान में मची खलबली को देखते अयान सब पर एक नज़र डालता शामिर से बात करने की रिक्वेस्ट करने लगा। फराज भाई, आप कम से कम शामिर भाई से हमें बात तो करने दें। फराज के इनकार पर अयान समेत अली और फरगाम भी चीख पड़े, जबकि दानियाल सिर्फ शामिर के झुके सर को देख रहा था। फराज तो शामिर का बहुत अच्छा दोस्त था, फिर कैसे वो इसे अरेस्ट कर सकता था? तुमसे वादा किया था ना, मैंने तुमसे छीनी हर एक चीज़ तुम्हें ला कर दूंगा। सदमे के ज़ेरे असर सोफे पर बैठी परीशे के पास रुकते शामिर ने अपने हाथ में थामी कपड़ों की गठरी इसकी गोद में रख दी, जिसमें एकदम से हलचल शुरू हो गई थी। यही वो जगह है जहाँ से मैंने गरूर करना सीखा, अपनी ज़ात को सबसे अहम जाना। मुझे ये बताया गया कि मैं सरदार हूँ, जो अपने ज़ेर तसल्लुत रहने वालों की जानों को जिस तरह चाहे अपने नफ़े नुकसान के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यही वो जगह है जहाँ मैंने औरत का मकाम एक जूती के बराबर देखा, मर्द को सब पर हुकूमत करते देखा। आज मेरा गरूर भी इसी मुकाम पे टूटेगा। शामिर ने अपनी ख़ानदानी हवेली पर सर उठाकर एक नज़र डाली, जिसकी फरसुदा रवायतों ने जाने कितनों की जान ली थी। तुमने कहा था ना तुम मुझे झुकाओगी, देखो मैं आज बिना तुम्हारे कहे खुद झुक गया। आज मैंने अपने बेटे का बदला ले लिया परी, मार दिया मैंने उस इंसान को। परीशे साकत बैठी शामिर के हिलते लब देखती रही, इसकी आवाज़ इसके कानों में आ रही थी, पर दिमाग कुछ समझा नहीं रहा था। तुम्हारे बाबा को नहीं ला सकता, अगर तुम चाहो तो मेरे बाबा को अपना समझ सकती हो। अकबर शाह की सिसकियाँ शाहमीर को साफ सुनाई दे रही थी, पर वो किसी को भी अपने नज़दीक आने की इजाज़त नहीं दे सकता था। इंस्पेक्टर, मैं कह रहा हूँ ना, हमारे सरदार को छोड़ो, नहीं तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। बाबर के साथ शाहमीर के 4-5 वफादार मुलाजिम एक साथ आगे बढ़े। करीब था कि वो अली, फरगाम और अयान के साथ मिलकर पुलिस वालों पर झपट पड़ते। शामिर की आवाज़ ने इन सबके कदम ज़मीन से जकड़ दिए। तुम में से कोई आगे नहीं आएगा। मेरे जाने के बाद घर दानियाल और अयान के, जबकि गांव दाद इलाही के ज़िम्मे होगा। मैं सरदार शाहमीर आज से इस गांव की भागदौड़ दाद इलाही के हाथों में देता हूँ। शामिर ने बस इतना कहा और फरगाम के हाथ से हथकड़ी लगाता बाहर निकल गया, मगर जाते हुए वो पलट कर देखना ना भूला, जहाँ इसकी परी एक नौमौलूद बच्चे को थामे हारे अंदाज में उसे जाता देख रही थी। जारी है।